तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज की इस वीडियो में आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी आंसर सहित। मेरे भाई तीन नंबर वाले प्रश्न रहेंगे, 25 महत्वपूर्ण रहेंगे, वो भी आंसर सहित बताएंगे। आंसर भी बताया जाएगा आज की इस वीडियो में। दूसरा नंबर क्या लिखा है, 25 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तीसरा नंबर क्या है कि 100% यही आएगा, गारंटेड है। अगर आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो ना, तो आप अच्छा खासा फिजिक्स में नंबर लाओगे, कम से कम 90 से 95। मेरे भाई करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आंसर सहित। चलिए मैं बात करता हूँ पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने? पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, मात्रक एवं विमा दोनों बताइए। मतलब आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए एंड मात्रक बताइए तथा बीमा लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा कि दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल है मेरे भाई, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए आइए इधर समझा देते हैं आपको। क्या लिखा है भाई कि क्या लिखा है, दो विपरीत आवेश, मतलब एक प्लस आवेश तो एक माइनस आवेश। विपरीत मतलब होता है उल्टा। तो दो विपरीत आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2al, मतलब 2l लिखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये रहा परिभाषा मेरे भाई, जैसा कि आपने देखा और मैंने बता भी दिया। ठीक, अब बात करता हूँ मात्रक क्या होता है। तो मात्रक होता है इसका कुलाम से मीटर, या फिर इसका होता है डिबाई। तो जहाँ तक इसका यूज किया जाता है कुलाम से मीटर, ध्यान रहे कुलाम से मीटर आपको तैयार कर लेना है। बीमा की बात की जाए तो LTA, ये रहा इसकी बीमा मेरा भाई, ये रहा इसका सूत्र। ठीक, P बराबर 2QL। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे कहते हैं परिभाषित कीजिए, मैंने आपको बता दिया। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो भी आंसर का सही। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसकी आंसर की बात की जाए मेरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की वह मात्रा या आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, गामा बराबर क्या होता है Q/L, यानी कि मात्रा की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा कुलाम प्रति मीटर। ये रहा इसकी परिभाषा। फिर से एक बात देख लेते हैं, क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया आपसे। कैसे पूछा गया कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर आपसे इस लिखना क्या होगा मेरे भाई, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई, क्या लिखा है देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई आवेश की वह मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, या गामा से, इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा की बात की जाए तो कुलाम प्रति मीटर। दूसरा नंबर पे कंप्लीट। देखिए कई बार आ चुका है रेखीय आवेश घनत्व, ये 3 नंबर का आता है। ध्यान रहे, इसे सीरियसली आप लेकर के अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कर, तो करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। मैंने क्या बोला कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए मेरा। ये रहा क्वेश्चन। इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, मैंने कहता है किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की वह मात्रा या आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मेरे भाई इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका Q/A आंसर हो जाएगा, है ना। इसका ये रहा सूत्र मेरे भाई। मात्रा की बात की जाए तो मात्रा क्या हो जाएगा कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो जैसे दोस्तों है ना, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप समझिए तैयार करना कितना इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं भी यहाँ पर 2019 है ना और 20 21 लेकिन तो आपको विश्वास पड़े। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मैंने पहले ही लिख रखा है, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है चौथा नंबर लिखा है कि समविभव पृष्ठ या विशेषताएं बताइए। ये रहा क्वेश्चन मेरे भाई। देखिए इसका आंसर आपको लिखने का तरीका मैं बताऊँ। सबसे आसान तरीका क्या है, देखो पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर
प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये तो रहा सिंपल कि मैंने जो लिखा है उसे बता दिया, लेकिन इसका एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्या लिखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में, देखिए कोई एक विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, सपोज डेट एक बिंदु रख दिया। क्या लिखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है ना वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु, देखिए यहाँ पर एक बिंदु गया, इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक, मतलब कोई अनंत भी, मतलब कितने भी आप एक लाइनिंग मार सकते हो है ना। अनेक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा, और प्लस क्यों रहेगा, विभव जो होगा समान होगा उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। सबसे सटीक माध्यम है। नहीं समझ पा रहे हो तो इतना आप तैयार कर लो यहाँ से यहाँ तक बस, क्योंकि ये आसान है, इसमें कोई माथापच्ची नहीं करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत है। तो चौथा नंबर भी आपका कंप्लीट कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। तो अभी इसका विशेषताएं मैंने नहीं बताया, अभी इसका के लिए परिभाषा बताया है, तो इसका हम विशेषताएं भी बताते हैं। चलिए उसको देखते हैं। हम कहते हैं विशेषताएं के बारे में, पहला विशेषताएं हेडिंग डालना है, इसके नंबर एक क्या लिखना है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, मतलब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, विभव जो होता है यहाँ पर विभव समान होता है। दूसरा नंबर क्या है कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभव के लंबवत होते हैं, विद्युत विभव क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखना है कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चौथा नंबर क्या लिखना है, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए कोई भी जो बिंदु है मेरे भाई एक दूसरे को काट नहीं रही है, मतलब कोई सीधी रेखा इधर से ले गई तो कोई इधर से ले गई, तो इससे हम इसी को हम क्या कहते हैं समविभव पृष्ठ की परिभाषा, मतलब विशेषताएं बता रहे हैं। क्या लिखा है, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, इससे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर तीसरा नंबर क्या लिखना है कि 2 समविभव पृष्ठ, मतलब 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कोई भी समविभव पृष्ठ इसमें से एक दूसरे को लकीर तीर जो लगी हुई है इसमें कोई काट रही नहीं काट रही ना, तो इससे हम क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो चौथा नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथ ही साथ बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा कि लैरेंज बल क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ये 3 नंबर का प्रश्न है। लैरेंज बल किसे कहते हैं, इसका वेक्टर रूप लिखिए। ठीक, चलिए इसका आंसर की बात की जाए तो जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कोई गतिमान आवेश, वही बोला गया है कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लैरेंज बल कहते हैं। ठीक, सूत्र क्या होता है, F बराबर Q V B sin थीटा। क्यों क्या है आवेश, V क्या है वेग, B क्या है विद्युत क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र है, sin थीटा यहाँ पर मान दिया जाएगा। ठीक है, तो समांतर मतलब जैसे यहाँ पर आपको मान दिया जाएगा है ना, जो भी क्वेश्चन सवाल आंसर दिया जाएगा न्यूमेरिकल उस पर आपका थीटा का मान दिया रहेगा। वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहते हो तो F वेक्टर बराबर कर जाएगा क्यों वेक्टर के अंदर कर जाएगा V वेक्टर गुणे B वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज। ये रहा है वेक्टर के रूप में, बाकी मैंने परिभाषा बता दिया। ये रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि लैरेंज बल किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट तो है। चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन ये लिखा है कि एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। एम्पियर के परपथीय नियम से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर 3 नंबर का आता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिता की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिता के धारा या बंद परिता के द्वारा परिबद्ध कुल धारा का यूनाट गुना होता है। देखिए मैं समझाने वाला हूँ मेरे भाई। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का है ना, धारा I इधर देखो, धारा I इधर लिखो बराबर लगा दो, धारा I का मतलब भाई गुणा, धारा I का यूनाट गुना होता है। इससे हम क्या कहते हैं, एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। बस इतना कर लेना है। इसके बाद आपको एक चीज़ याद रख लेना है कि BDL इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का यूनिट गुना होता है। इससे हम एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। 6वां नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। मैंने क्या बोला आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का। कभी कभी तो ये 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं बताऊँगा, काफ़ी लॉन्ग भी है लेकिन धैर्य रखिए, एकदम आसान कर दूंगा। कैसा क्या लिखा है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए
किसी ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मैंने क्या बोला कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक, अब बात की जाए कि इनके गुण क्या हैं। जैसे कि गुण मैंने बोला है कि इनके गुण लिखिए या इनके गुण भी बताएंगे। तो गुण नंबर क्या हो जाएगा कि एक, ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। दूसरा नंबर क्या है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका तीसरा गुण क्या है कि इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। क्या लिखना है कि ये तरंगे, क्या लिखना है कि ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। 4 गुण आपको कम से कम लिखना पड़ेगा, तब आपको जाके 5 नंबर या फिर 3 नंबर दिया जाएगा। 7वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। तो मैंने बता दिया। चलिए अब बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। ठीक, चलिए इसको भी हम आंसर कैसे बताऊंगा, इसका पूरा मात्रक बीमा हर चीज़। तो इसके आंसर की बात की जाए क्या है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में, मैंने क्या बोला, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है। ठीक, ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रभावित हो रही हो, एकांक धारा प्रभावित हो रही। चलिए मैं समझाने वाला हूँ क्या है कि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी क्या लिखा है, बराबर 1 हो। तो कह रहा है कि किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है ना, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रभावित हो। इसका सूत्र की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा L बराबर E बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ये रहा इसका सूत्र जो कि L E के बराबर है। मात्रक की बात की जाए तो मात्रक इसका हो जाएगा हेनरी। बीमा की बात की जाए मेरा तो इसका बीमा हो जाएगा mL²। m हो जाएगा L की घात 2 मतलब L², T की घात -2, A की घात -2 यानी कि A इनवर्स। ये रहा इसका बीमा, ये रहा इसका मात्रक। मेरे भाई 8वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या था, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, है ना, ध्यान रहे इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। और कोई डाउट हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना साथ ही साथ, ताकि रिप्लाई वही मिल जाए। चलिए बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखी तथा इसकी मात्रा एवं बीमा बताइए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, तो आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बराबर कि एक दूसरे के पास रखी 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स, मैंने क्या बोला कि एक दूसरे के पास रखी 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रभावित हो रही है ना। जो कि क्या है इसका आंसर, यहाँ पे सूत्र क्या है, m बराबर E2 बटे डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, है ना। ये रहा इसके बराबर सूत्र, डेल्टा आई बराबर डेल्टा टी जो कि 1 के, यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक एक ही तरह है ना। मात्रक की बात की जाए तो इसका भी मात्रक हेनरी है, उसका भी मात्रक हेनरी था। बीमा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा mL² T इनवर्स, है ना, A इनवर्स। ये रहा इसका मेरे भाई आंसर। बिल्कुल आप इतना ही आपको नोट करके जाना है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझिए। ठीक, देखिए x1 × x2 जो बराबर है f1 × f1 के है, यानी कि x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, x2 क्या है, द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी है। तो ये रहा मेरे भाई लेंस के अपवर्तन के न्यूटन के सूत्र। बस इतना ही करना है। ये कभी का द्वारा पूछा गया है, अभी इस साल 2023 और 24-22 में नहीं पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिए लिख दिया। अगर आप चाहो तो इतना आप जो जितना लिखा ना इतना आप चाहो तो याद कर सकते हो। हालांकि ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, मैंने बता दे रहा हूँ, अचानक ये आ गया बीच में। ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन तैयार कर लेना, छोटे तो है। चलिए 10 नंबर का पेट बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। मतलब क्या क्या इनके प्रत्येक चिन्हों के बारे में बताइए। तो क्या है प्रिज्म का सूत्र भाई, प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस SM मतलब सिग्मा SM बटे 2 डिवाइड बाई 2, पूरे के डिवाइड क्या हो जाएगा साइन a बटे 2। अब देखिए a क्या है आपका, जो a है, a आपका क्या है, प्रिज्म का कोण है।
एन क्या है मेरे भाई, अपवर्तनांक है। एस एम जो लिखा है ये क्या है, ये इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। जो है मेरे भाई आर बराबर क्या होता है, a/2 होता है। हाँ, आर बराबर होता है a/2। ठीक, तो ये रहा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। मैंने प्रतीक भी बता दिया, हर एक चीज़ बता दिया है ना। एन क्या है, अपवर्तनांक है। ए क्या है, प्रिज्म का कोण है ना। एस एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। मतलब कि 11वां नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए बात करता हूँ 12वें नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है। 12वें नंबर क्वेश्चन लिखा है दूरदर्शी का विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। देखिए, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी विभेदन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शी विभेदन क्षमता बता रहा हूँ, दूरदर्शी का जो विभेदन क्षमता होता है वो क्या है। तो दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी विभेदन क्षमता कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो विभेदन क्षमता बराबर होता है 1/, विभेदन सीमा बराबर D/1.22, है ना। डी क्या है, अभिदर्शक है, अभिदर्शक लेंस का द्वारक है। ठीक, तो 12 नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या है कि परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। परावर्ती दूरदर्शी क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, पहला नंबर ये हो जाएगा परावर्तित दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। जबकि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कि परावर्तित दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की। देखिए यहाँ पर थोड़ा माई मिस्टेक है मेरे भाई, फ्रीज के लिए माफ़ करना यार, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। बट इसके आगे हम अच्छे बता देंगे कल से। बाकी हालांकि परावर्तित दूरदर्शी की जो विशेषताएं हैं ये ध्यान में रख करके आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। मैंने क्या बोला कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 के 25 ध्यान रखना मेरे भाई। चलिए 13 नंबर कंप्लीट। बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन। बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए। मेरे भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान चलिए गारंटेड क्वेश्चन है कि लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए। कई देखिए 2018 पूछा गया है, 23 पूछा गया है, 24 पूछा गया। अब इस साल आ सकता है, चांसेस तो 90% से ऊपर है। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या है कि उत्तल मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु के द्वितीयक फोकस कहते हैं। मैंने केवल उत्तल मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की द्वितीयक फोकस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका रहा लेंस है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा F1, यानी कि ये मुख्य अक्ष पर चल करके यहाँ पर काटती है, F1 यहाँ पर F2। तो 14 नंबर पे कंप्लीट है ना। जैसे लिखा है एकदम आप बिल्कुल ऐसे लेकर के 4 से 5 बार, नहीं तो 3 से 4, अगर 3 बार भी याद करते हो ना तो गारंटेड याद हो जाएगा। 3 बार याद करके देखिए बस। तो 14 नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। क्या 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य। प्रकाश के व्यतिकरण कैसे कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के व्यतिकरण कैसे कहते हैं। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी माध्यम में एक ही आकृति या समान आयाम वाली दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर आपको तैयार कर लेना है। क्या लिखा है कि जब किसी माध्यम में एक ही आकृति एवं समान आयाम वाली दो तरंगें एक साथ चलती हैं, एक साथ ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। 15 नंबर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपको तैयार जरूर कर लेना है। चलिए बात करता हूँ 16वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। नंबर 1 क्या है कि दोनों तरंगों या दोनों स्रोत एक ही दूसरे के निकट होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, दोनों तरंगों के संकीर्ण होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। चौथा नंबर क्या है कि दोनों स्रोत मैंने क्या बोला, चौथा नंबर क्या है कि दोनों स्रोतों की आवर्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। कहने तो यह है कि 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है कि
क्वेश्चन क्या लिखा है 97 लिखा है देहली आवर्ती तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। देहली आवर्ती किसे कहते हैं, कार्यफलन से किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए दो क्वेश्चन इसे एक ही जुड़ गया है, ठीक, मतलब कि इसमें अलग अलग होना चाहिए कि देहली आवर्ती किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन और बना जाता है कार्यफलन से क्या आप समझ सकते हैं, लेकिन हमने दोनों एक ही बता दिया, ये चाहे वो बताओ चाहे बताओ, बात है कि ये 3 नंबर का आता है, ठीक। देखिए देहली आवर्ती की आपको हेडर डालना होगा, उसके अंदर क्या लिखना है, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, माने क्या बोला, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इससे हम V0 से दर्शाते हैं देहली आवृत्ति को, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है भाई 17 नंबर। अब दूसरा हेडिंग क्या डालना है, दूसरा हेडिंग ये डालना है कार्यफलन। कार्यफलन के अंतर्गत क्या लिखना है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। मतलब किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W0 से दर्शाते हैं। सूत्र की बात की जाए तो क्या हो जाएगा कि W बराबर HV0 मतलब HV0 H न्यू बोलते हैं, ठीक। तो ये रहा मेरे भाई कार्यफलन वाला और देहली आवर्ती मैंने दोनों बता दिया 17 नंबर पे कंप्लीट। अब हम इसके बाद में हम बात कर रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कूलाम के नियम किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, कूलाम के नियम किसे कहते हैं, ठीक। कूलाम का नियम वाला क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दो स्थिर बिंदु, मेरे भाई पहले आप सुनो ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। माने क्या बोला कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे हम या फिर उन्हें हम कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए सूत्र की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 × Q2 बटे R²। जब समानुपातिक चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर बराबर निशान लग जाएगा और इसके एक जगह पर आप क्या जुड़ जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे R²। हालांकि अगर जब चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर K जुड़ता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है K का मान भी तो होता है 1/4πε0, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो F क्या है, बल है, Q1 Q1 क्या है, Q1 मतलब पहला आवेश है, Q2 तो क्या है दूसरा आवेश, R क्या है दूरी है, ठीक। ये रहा मेरे भाई कूलाम का नियम, इतना था। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ये आपके डिपेंड करता है कि कब आपका भाई कैसा टाइमिंग हो, ठीक। कुछ कहा नहीं जा सकता यूपी बोर्ड के बारे में, लेकिन हाँ यही इंपॉर्टेंट तो है। 18 नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है गॉस का नियम। जी हाँ दोस्तों, गॉस का नियम किससे कहते हैं। देखिए ये 3 नंबर का आता है और 5 नंबर के जानते हो कब पूछा जाता है क्वेश्चन, जब आपसे पूछाएगा गॉस का नियम तथा इसका निगमन कीजिए। जब निगमन सहित पूछाएगा तब 5 के नियम का, जब आपसे पूछाएगा सिंपल कि गॉस का नियम लिखिए या परिभाषित कीजिए, जैसे किसे कहते हैं प्रमेय को समझाइए, तो 3 नंबर करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, ये कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, तो बोला जा रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई चीज गुजार दिया, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो ये रहा ई किसका निशान है, किसका सिंबल है, फाई ई वाला जो सिंबल है विद्युत फ्लक्स का है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फिर क्या लिखा है उस पृष्ठ कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब यहाँ पर जाएगा बराबर लग जाएगा, जैसे कुल का मतलब क्या होता है बराबर, क्या कह रहा है कुल विद्युत फ्लक्स है ना, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश मतलब Q, और का मतलब क्या होता है गुणा 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो क्या हो जाता है फाई ई बराबर Q/ε0। तो 19 नंबर पे कंप्लीट। समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है, 2-3 बार आप पढ़िए, गारंटेड है ये याद हो जाएगा, ठीक। देखिए ये 3 नंबर का आता है, इसका नाम क्या है गॉस का नियम। अगर आपसे पूछाएगा गॉस का नियम तथा निगमन कीजिए तो 5 नंबर में आता है। ध्यान रहे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, 3 नंबर का आता है, ठीक, गॉस का नियम। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए बात करता हूँ 20वां नंबर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है ओम का नियम। जी हाँ दोस्तों, ये नियम के अंतर्गत वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओम के नियम कैसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आंसर भी इसका बहुत आसान है कि आंसर क्या हो जाएगा कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I, माने क्या बोला, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाला विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो, उससे हम ओम का नियम कहते हैं।
ठीक है भाई। देखिए v क्या हो जाएगा, समानुपाती आई की, v समानुपाती आई की, जिस समानुपाती निशान हटाओगे तो बराबर में लग जाएगा और यहाँ क्या क्या जुड़ जाएगा k, तो v बराबर क्या होता है k i हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर k नहीं होगा, यहाँ पर आपका r हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा r i। ये रहा ओम का नियम, यानी कि r अगर आप रोक लेते हो तो v के नीचे पढ़ा देते भेज देते क्या हो i, तो r बराबर क्या हो जाएगा v बटे आई। ये रहा ओम का नियम का सूत्र। तो 20 नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 21वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे करते हैं परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का आता है, समझदार हो समझ जाओ यार। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, यही से आपका आंसर बनाया जाएगा। आइए दिखाते हैं क्या लिखा है। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, एकांक परीक्षण आवेश। समझो मेरे भाई, मैंने कहना क्या है कि क्यू नॉट है, क्यू नॉट मतलब क्यू जीरो। क्यू जीरो क्या बोलते हैं हिंदी में कि एकांक परीक्षण आवेश। तो करना क्या है, देखिए उसको भी देखते चलिए, इसको भी देखते चलिए। क्या लिखा है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, बल के मतलब क्या होता है एफ, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। मतलब एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। जो कि इसका सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर एफ बाई क्यू। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इससे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो मेरे भाई ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो बहुत है मेरे भाई, गारंटी लेता हूँ, यानी चांसेस पाया जाता है 3 नंबर का है। तो करना क्या है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। और चाहते हो हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पर, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना मेरे भाई। और सबसे खास बात क्या है कि कमेंट जरूर कर देना है, ठीक, कल कैसी वीडियो चाहिए। चलिए बात करता हूँ 22वां नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर लिखा है कि विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का आता है, ठीक। 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन चल रहे हैं आज। क्या इसका आंसर हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब रही बात के समझने का, चलिए समझा देता हूँ। क्या लिखे भाई, किसी बंद पृष्ठ से, मैंने क्या देखिए कोई कैसा पृष्ठ है, बंद है, कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ। तो क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब, ये देखो कैसा लाइन जो मैंने खींचा कैसी लाइन है, अभिलंबवत। किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को लिखते हैं ई से। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को ई से, मतलब फाई ई जो पूरा सिंबल लिखा है ना, ये किसका है, विद्युत फ्लक्स करनी है, विद्युत फ्लक्स का है, ठीक। तो बात की जाए सूत्र की मेरे क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक। तो मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, होता है तो वोल्ट से मीटर इसका मात्रक है। तो 22 नंबर पे कंप्लीट। चलिए बताता हूँ 23वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि धारा घनत्व, धारा घनत्व किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली धारा की उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। मैंने बोला कि अमर भाई कि धारा घनत्व किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक बीमा लिखिए। ये रहा क्वेश्चन 3 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रा की बात की जाए तो एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। सूत्र क्या हो जाएगा, जे बराबर आई बटे ए। बीमा की बात की जाए तो एम के घात 0, एल के घात -2, टी के घात 0, एक घात स्क्वायर। ये रहा बीमा, ये रहा सूत्र, ये रहा मात्रक। धारा घनत्व कैसे कहते हैं मैंने बता दिया। 23 नंबर भी। चलिए बात करता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कला संबंध शोध किसे कहते हैं। ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है उन्हें हम कला संबंध शोध कहते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, कला संबंध शोध कैसे कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध शोध कहते हैं। 24 नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ सबसे लास्ट वाला यानी कि 25वां नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर ये लिखा है कि विभव मापी का सिद्धांत बताइए क्या है। विभव मापी सिद्धांत क्या है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा कि यदि एक समान परिच्छेद की चालक तार में धारा प्रभावित की जाए, यदि एक समान परिच्छेद की चालक तार में धारा प्रभावित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर प्रभावित होने वाला विभव पतन उस तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन इतना ही लिखना है कि विभव मापी सिद्धांत बताइए। तो मैंने तो बता दिया कि यदि एक समान परिच्छेद की चालक तार में धारा प्रभावित की जाए तो उस तार की किसी लंबाई पर प्रभावित होने वाले विभव पतन उस तार खंड
की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवमापी सिद्धांत, इतना ही करना था। 25 नंबर बिल्कुल कंप्लीट। इस वीडियो में आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बोला था बताने के लिए, मैंने बता दिया। आपको कोई प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं प्लीज़ एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।